वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहूँगा। अकाउंटिंग रेशियोज़ एडवांस अकाउंटिंग के हमारे सवाल चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आपकी अच्छा फीडबैक मुझे मिला, उसके लिए आप सब स्टूडेंट्स के लिए एक तो थैंक यू भी कहूँगा और इसी तरह कहूँगा कि कीप वॉचिंग, देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे चैनल, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सवाल पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एडवांस अकाउंटिंग हमारी सोहेल अफजल की किताब का, और जो रिक्वायरमेंट इसमें है, एक बैलेंस शीट हमें मिली हुई है। करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और फिक्स्ड एसेट रेशो ये हमारे पास हैं। और स्टूडेंट्स के लिए जो नए हैं उनको मैं कहूँगा कि मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स 2 इसके ऊपर मौजूद हैं, जिसमें मैंने सारे फार्मूलाज जो हैं इसको डिस्कस कर लिए हैं। तो ज़रूर आप पहले वो देखें ताकि आपको सारे फार्मूलाज का पता लग जाए और सोल्यूशन इसका बहुत आसान होगा। बाय द वे हम क्वेश्चन अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन नंबर 2 की, विच इज करंट रेशो। स्टूडेंट्स, हमारे पास करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स all divided by current liabilities। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करंट एसेट्स जितने भी हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास हैं। जो एसेट्स की डिटेल दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है। आप जानते हैं कि प्लांट और फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। स्टॉक, डेटर, एडवांसेस, प्रीपेड एंड कैश, ये हमारे पास करंट हैं, तो हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू, हमें स्टॉक अवेलेबल है जिसकी वैल्यू है 2,20,000। इसी तरह हमें डेटर्स अवेलेबल है विच इज़ 1,10,000। हमें एडवांसेस अवेलेबल है और एडवांसेस की वैल्यू है 10,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज देयर, तो ये भी हमारा चूँकि करंट एसेट्स हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और कैश इन हैंड इज आल्सो योर करंट एसेट। तो स्टूडेंट्स वी हैव टू कैलकुलेट, और हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी अमाउंट आ जाती है 4 lakhs। इट मीन्स आपके जितने भी करंट एसेट्स हैं अमाउंटिंग टू ₹4 lakhs। साथ ही हम कैलकुलेट करते हैं करंट लाइबिलिटीज, और हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज डिबेंचर्स के बाद शुरू होती हैं, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपकी करंट लाइबिलिटी है अमाउंटिंग टू ₹1 lakhs। इसी तरीके से क्रेडिटर्स इज अवेलेबल विच इज आल्सो योर करंट लाइबिलिटी 80,000। and now outstanding expenses is also your current liability and we have to calculate which is amounting to ₹20,000। now जब हम इन सब को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है which is 2 lakhs rupees। it means current assets 4 lakhs है, current liabilities 2 lakhs है। हम यहाँ पुट करते हैं फार्मूले पे, current assets की जगह 4 lakhs rupees, current liabilities की जगह which is 2 lakhs, और when we divide current assets on current liability the answer will be 2। so this is your current ratio and we have to put ratio 1 sign with the answer। और जब हम ratio 1 sign लगा देंगे तो ये हमारा करंट रेशो का आंसर जो है एज कम्पेयर टू द बुक आपका ये टैली हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी जो हमारी करंट रेशो इस फार्मूले की। क्वेश्चन नंबर 2 की जो पहली रेशो है वो ये है। साथ ही हम मूव करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी करंट रेशो आता है तो वहाँ साथ साथ वो क्विक रेशो ज़रूर डिमांड कर रहा होता है। तो अब हम आगे रेशो पे चलते हैं और उसका नाम होगा क्विक रेशो। इसके भी फार्मूलाज आपको गिवन होंगे मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर, आप ज़रूर देखें। तो जो क्विक रेशो है, जिसको लिक्विड रेशो भी कहते हैं, इसका फार्मूला हो गया क्विक एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। अब ये लिक्विड एसेट या क्विक एसेट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि जितने करंट एसेट्स हैं अगर हम उसमें से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर दें तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो करंट एसेट अभी हमने कैलकुलेट किए अमाउंटिंग टू ₹4 lakhs, स्टॉक हमारे पास था 2,20,000 और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पास थे 8,000। तो जब हम इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 1,72,000 विच इज योर क्विक एसेट्स, विच इज योर लिक्विड एसेट्स और विच इज योर एसेट टेस्ट। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स 1,72,000 इज योर quick asset। now we have to divide quick assets by the current liabilities। we have earlier calculate current liabilities which is 2 lakhs। so when we divide 1,72,000 on the 2 lakhs, the amount and the required answer is 0.86। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0.86 आंसर आ गया। तो साथ ही रेशियो 1 का साइन एज ए यूनिट हमने इसके साथ
पुट किया तो ये हमारे पास क्विक रेशियो कैलकुलेट हो गई। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं हमारी जो थर्ड रेशियो है विच इज डेट इक्विटी रेशियो। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि डेट इक्विटी रेशियो के आपके पास बुक में 3 अदद फार्मूलाज इसके गिवन है और तीनों से जवाब भी डिफरेंट आते हैं। तो हमने जो एज कंपेयर टू बुक अगर आंसर टैली करना हो तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा फार्मूले के तहत जवाब आ रहा है। तो हम सबसे पहला यहाँ पे आज मैं आपको फार्मूला मैंने वैसे लेक्चर्स में इससे पहले बता दिया है। तो डेट इक्विटी रेशियो जो है इसका फार्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। तो लॉन्ग टर्म डेट्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ऐसे डेट्स which remain in a business for a long period like debentures, like mortgage, like loan। तो ये तीन अमाउंट्स जो हैं डिबेंचर्स की, मोर्टगेज की और लोन की, ये सारी की सारी लॉन्ग टर्म डेट्स में कंसिडर की जाती हैं। आप इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 12% मोर्टगेज लोन भी अवेलेबल है और 10% डिबेंचर्स भी हैं। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो मोर्टगेज की अमाउंट है विच इज 4,40,000। इसी तरीके से हमारे पास जो डिबेंचर्स की अमाउंट है वो है 1,60,000 और व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट दिस द अमाउंट विल बी 6 लाख विच इज योर लॉन्ग टर्म डेट्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड। तो हाउ वी कैलकुलेट मैं आपके सामने लिख देता हूँ शेयर होल्डर फंड्स। तो इसके लिए हम जो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, शेयर कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख का। इसमें हमने ऐड करना होता है रिजर्व्स जितने भी आपके पास हैं, लाइक रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, जो भी अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 लाख का रिजर्व पड़ा हुआ है, हम इसको ऐड करते हैं। प्लस इसमें हमने ऐड करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं था तो हम यहाँ नहीं लिख रहे। और हमने इसमें से माइनस करना होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो डेफर्ड कॉस्ट होते हैं, क्योंकि वो भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसको नहीं शो करवाते। तो हमारे पास स्टूडेंट्स शेयर होल्डर फंड्स के लिए अब दो ही वैल्यूज मिली, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। तो इनको हमने ऐड किया तो अमाउंट आ गई 6 लाख। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे पास आए हैं 6 लाख divided by shareholder fund which is also a 6 lakh. So when we divide shareholder fund long term debts over shareholder fund the answer will be 1। तो इसके साथ भी रेशियो 1 का आपने पुट करके तो ये कैलकुलेट हमने कर देना है। तो स्टूडेंट दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। तो इसी सवाल के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा कि इसके 2-3 फार्मूलाज जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो एक तो ये मैंने आपके सामने कर दिया। एक डेट इक्विटी रेशियो का एक फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, आप ज़रूर इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपके जवाब बुक से टैली किया या नहीं किया। तो फार्मूला एक और जो डेट इक्विटी रेशियो का मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपके लिए आसानी रहे। वो फार्मूला होगा शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आप समझेंगे कि ये रिवर्स हो रहा है। इस फार्मूले को ऑलमोस्ट आपने रिवर्स किया। शेयर होल्डर फंड डेबिट हुआ, यहाँ था लॉन्ग टर्म डेट्स और अब हम डिवाइड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म फंड्स के ऊपर। अब व्हाट इज लॉन्ग टर्म फंड्स? तो इसके एक छोटा सा फार्मूला मैं आपके लिए इसके लिए भी लिख देता हूँ कि लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं ये इक्वल होंगे आपके लॉन्ग टर्म डेट्स जो आपने ये कैलकुलेट की है 6 लाख की, प्लस आपने इसमें प्लस करना है शेयर होल्डर फंड्स को। तो जब आप लॉन्ग टर्म डेट्स में शेयर होल्डर फंड्स को प्लस कर लेंगे द आंसर विल बी लॉन्ग टर्म फंड्स। तो व्हेन वी डिवाइड शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड द आंसर आल्सो वी हैव टू गेट वी विल गेट डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो दो तरीके से निकल सकती, 3 तरीके से, बल्कि 2 मैंने आपके सामने फार्मूला शेयर कर दिए हैं। चूंकि इस सवाल में 2 मरतबा इसका आंसर दिया हुआ है, एक तो 1 हम कैलकुलेट अर्लियर कर चुके हैं और 1.33 है। आपने इस फार्मूले से स्टूडेंट 1.33 कैलकुलेट करके मुझे ज़रूर कॉमेंट्स करना है कि वो जवाब आया या नहीं आया। हम आगे स्टूडेंट्स मूव करते हैं रेशियो नंबर 4 के ऊपर विच इज़ प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले मैं आपके लिए इसका फार्मूला लिख दूं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो
is equal to shareholder funds divided by total assets. So students, when we divide shareholder funds by the total asset, we get proprietary ratio. अब हमारे पास अभी हमने तीसरी रेशियो में जो थर्ड वन कैलकुलेट की डेट इक्विटी, उसमें हमने अर्लियर कैलकुलेट किया शेयर होल्डर फंड्स 6 लाख, तो वो 6 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। होल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, आप क्वेश्चन में देखें चूंकि हमें बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड्स का टोटल हुआ है और वो है 14 लाख रुपीस, तो हम इसको 14 लाख जो हमें एसेट्स अवेलेबल हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आता है 0.43। तो दिस इज योर प्रोप्राइटरी रेशियो और उसका यूनिट लगाने के लिए रेशो 1 आपने उसके साथ जरूर पुट करना है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ भी लग रही है। इन केस अगर आपके फिर भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स करें मेरे साथ, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर रिप्लाई करूँगा। एक रेशियो इसकी लास्ट रह गई विच इज़ फिक्स्ड एसेट रेशियो। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि ये जो फिक्स्ड एसेट रेशियो है ये दो तरीके से आती है। एक आती है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर और है, ये सिर्फ फिक्स्ड एसेट रेशियो, तो ये जरा ख्याल कीजिएगा। तो जो फिक्स्ड एसेट रेशियो इसका फार्मूला है नेट फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि नेट से मुराद जो डेप्रिसिएशन है वो निकल गई होगी, माइनस होगी, डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। तो लॉन्ग टर्म फंड्स मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया कि किस तरीके से होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं, आप जरा सवाल में गौर कीजिएगा। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस में लॉन्ग वे सर्वाइव करते हैं, लाइक 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख की गिवन है, फर्नीचर एंड फिक्सर 2 लाख की गिवन है। तो 8 लाख एंड 2 लाख जब आप इसको ऐड करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स आपके पास आ गया 10 लाख रुपीज। होल डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड हमने अर्लियर अभी कैलकुलेट किया और वो है 12 लाख। तो उसके लिए मैं आपको लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए एक फार्मूला यहाँ शो करवा भी दूँ। अभी मैंने आपको बताया भी इससे पहले कि इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स हैं और आपने प्लस करना है शेयर होल्डर फंड। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स जो थे स्टूडेंट थे वो 6 लाख रुपए और शेयर होल्डर फंड भी था हमारे पास 6 लाख। तो 6 लाख एंड 6 लाख विच इज 12 lakhs rupees. So this 12 lakh is your long-term funds. When we divide net fixed asset on long-term funds, the answer will be 0.83. So this is your fixed asset ratio और आपने ratio 1 put करके इसका यूनिट जो है वो साथ लगा देना है। तो स्टूडेंट, दिस इज द वे हाउ वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। कोशिश की आसान तरीके से आपके लिए फार्मूलाज बताए जाएं और उसका सोल्यूशन जो है मोर इजी शो करवाया जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए बड़ी आसानी रहे उसको समझने के लिए, याद रखने के लिए। तो एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसका पिछली जो इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ है मैंने अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख दी हैं, उसका जो मैसेज है या उसकी जो साइट है वो मैंने यहाँ पे शो करवा दी है। तो ज़रूर उसको क्लिक करें और तमाम फार्मूलाज पहले प्रिपेयर करें और फिर उन क्वेश्चंस को करें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरे वीडियोस को समझ रहे हैं और अगर आपको वाकई इससे फ़ायदा हो रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। अगले सवाल और अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।